हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश फिर से आ गया हूँ आपके बीच छोटे से टॉपिक को लेकर के डिस्कशन के लिए। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है? आई थिंक आप लोग सब लोग उसको अच्छे से देख रहे होंगे और अपना जो डाउट है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर रहता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। तो आज हम लोग उसी वीडियो के सिलसिले में उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमको फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है। यही मेरी आज की हेडिंग रहेगी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कि हमको फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है। अब देखिए, बॉडी या तो हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रही होगी या कोई इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर बढ़ रही होगी या नीचे बढ़ रही होगी, तो ये तो केस होते हैं। या तो भाई हॉरिजॉन्टल पे से बढ़ रही होगी या कोई इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर जा रही होगी या इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर आ रही होगी। बस 3 केस और बहुत भैया इजी है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी in a horizontal direction, horizontal surface। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसको हम को घुमाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। फिगर बना लेते हैं भैया। ये एक बॉडी है और ये एक सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। ये सरफेस बहुत लंबी है भाई, इसका जो वेट होगा वो नीचे की ओर वर्क करेगा। जी, रिएक्शन जो होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ वर्क करेगी। इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, अप्लाइड फोर्स। इसको लिख देंगे यहां पर अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन लगेगा भैया ना, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अब यहां पर हमको इसको कहां तक लेके आना है, यहां तक मान लेते हैं लेके आना है। पहले यहां पे थी बॉडी, यहां से यहां तक मान लेते हैं वो एस डिस्टेंस शिफ्ट हो गई। तो वर्क क्या कहता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही भैया। तो वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। अब फोर्स कितना लग रहा है ये देखना है। देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, यही बस जानना होता है। आर इसको बैलेंस कर रहा है भाई, ऊपर नीचे तो कहीं जा नहीं रही है, ठीक है। अब फोर्स इसको लग करके बॉडी आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब वो जो फोर्स हमने अप्लाइड किया है कम से कम इसके बराबर तो हो गई होगा, कम से कम, क्योंकि अगर कम होगा तो बढ़ेगी नहीं ना बॉडी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर मूविंग कंडीशन, फॉर मूविंग कंडीशन, मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस फ्रिक्शन के से ज्यादा हो या बराबर हो, कम पे नहीं बढ़ेगी आगे। बस अब हमको पता है, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में निकाला था म्यू आर, और आर इज इक्वल टू क्या है एम जी के है, तो इसको हम सकते हैं म्यू एम जी। और ये एफ किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ के। तो कैपिटल एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, नहीं इसको फर्स्ट डालो, इसको सेकंड के लिए यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ स्मॉल एफ यहाँ कैपिटल एफ, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस। भैया लो आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भैया नहीं है,
जितनी बड़ी हेडिंग है ना ये, उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? पहला केस हो गया। अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या कहता है, अब उसको एक हम इंक्लाइंड प्लेन पर, मतलब झुका हुआ प्लेन होगा एक थीटा एंगल पे, उस पे बढ़ाते हैं। देखो इसको भी हटा दें क्योंकि हेडिंग चेंज करनी रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हेडिंग क्या डाल दें, वर्क डन इन मूविंग बॉडी अप। अब हमको ऊपर क्यों बढ़ाना है, अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हमको एक इंक्लाइंड प्लेन पर, अब वो इंक्लाइंड प्लेन कैसा होगा भैया, इस तरीके से होगा, ये है थीटा। ठीक है, हमको यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, ये इसका जो वेट है भैया, ये mg तो यहां पे वर्क करेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में बता दिया था इसको आराम से, इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने इस डायरेक्शन से उतना ही झुकता जितना ये प्लेन झुका हुआ है, तो ये हो जाता है थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ऊपर की ओर इसकी रिएक्शन होगी, ये उसकी हो जाती है रिएक्शन। अब ये जो बॉडी है, बॉडी वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये बॉडी ऊपर की ओर जाना चाहती है, हम इसको भेज रहे हैं, मतलब F फोर्स हम यहां लगा रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, पीछे की होगी, मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो भी भैया पीछे की ओर होगा, इसको हम स्मॉल f लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बस फिगर तैयार। बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, यहां पर ये फोर्स लगाकर इसको बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, और उसको पीछे खींचने वाले कितने फोर्स हैं, मैंने कहा था ना, इसमें कौन किसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये हमको देखना है। देखो तो यहां पर फ्रॉम फिगर R इज इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब देखो, एक ही फिगर से हमारे अब 2-3 केस एक्सप्लेन होंगे। अब फोर्स हम लगा रहे हैं इधर की तरफ, mg sin, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन लगाकर इसको पीछे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कौन है, ये, तभी तो इसको ऊपर की ओर जा रहे हैं ना लेकर के। तो यहां पर मैं इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। क्लियर है, फिगर से दिख दिया मैंने। अब mg sin थीटा प्लस F को लिख सकते हैं म्यू r, और r को क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा। अब इसमें भैया जो कॉमन हो जाए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, mg कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये क्या आ गया, F। हमको क्या निकालना था, हमको तो वर्क डन निकालना था ना, तो हेंस वर्क डन, द W इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू एस, तो फोर्स कितना भैया, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू एस। आ गया। ठीक है, कुछ नहीं भी होता है, बस हमको क्या है, फिगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि वर्क डन इन मूविंग बॉडी अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन, कौन किसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वही हमने किया बस। अब बॉडी जब नीचे आ रही है, अब भैया नीचे आने में यहां पे दो केस हो जाते हैं, यहां पे दो केस लगेंगे। एक होगा एंगल ऑफ रिपोज, हमने बताया था आपको कि वो मतलब एंगल इस इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है। तो हम एक बार ये मानेंगे कि थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, एक बार एंगल ऑफ रिपोज से कम है। ठीक है, क्योंकि भैया आपको पता है कि अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुआ तो हमको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बॉडी अपने आप नीचे आएगी। और अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम हुई तो हमको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस केस में आपको सर इसमें क्यों नहीं बताया? भैया इसमें एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो चाहे छोटा हो, बॉडी अपने आप ऊपर तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन वाले में फर्क पड़ता है। अब देखो कैसे फर्क पड़ता है, फिगर पे ज्यादा कुछ असर नहीं आएगा, बस हमको समझना रहेगा। देखो ये हटा देते हैं, देखो भैया बहुत उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। देखो तो यहां पर हम मूविंग बॉडी डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बस ज्यादा चेंज नहीं होगा। देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको एरो हटा देते हैं। अब हम यहां पर क्या मानेंगे, वर्क डन इन मूविंग बॉडी डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कंडीशन लेकिन क्या है कि थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहां पे जो कंडीशन क्या है मेन, वो है थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अब बॉडी अपने आप इधर नीचे नहीं आएगी, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, हमको नीचे क्यों लाना है ना, तो हमको फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जब ये नीचे क्यों आ रही तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा अब ऊपर की तरफ। ये अप्लाइड फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर हम ला रहे हैं। कंडीशन क्या है, थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर? इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम फिगर आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन क्या इसे लिख सकते हैं, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एफ। देख लो ये दोनों एक डायरेक्शन में और ये अपोजिट में है, और ये ज्यादा है तभी तो नीचे आ रहा है ना। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ माइनस एम जी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर क्या है एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। यहां से कुछ कॉमन ले लो, एम जी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एफ पता हो गया, हमको वर्क डन चाहिए, हेंस वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इस कंडीशन में नहीं ध्यान देते। जो डेरिवेशन हम लोग के सामने आते हैं वो आता है कि एंगल ऑफ रिपोज, अब थीटा जो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं यार डेरिवेशन गलत हो गया। नहीं, आपको क्या करना है, जब बॉडी नीचे आ रही हो तो सबसे पहले देखना है कंडीशन कौन सी है, उस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है या कम है। ठीक है, कम वाला तो मैंने कंडीशन प्रूफ कर दी, अब जरा ज्यादा वाला कर लेते हैं। अब ज्यादा वाले में क्या होगा, बॉडी अपने आप नीचे आएगी, हमको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तो अब ये तो क्लियर हो गया, अब इसको भी हम रफ कर देते हैं। देखो
इसको हटा देते हैं क्योंकि नहीं तो फिर एक ही में लिखेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन, बॉडी नीचे ही आ रही है, लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन है कि सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, मतलब अब हमको कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर हम लगाएंगे नहीं फोर्स, अब बॉडी अपने आप नीचे आएगी। मतलब यहां हुआ, अब ये अप्लाइड फोर्स यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो होगा mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वही उसको नीचे की तरफ खींचेगा, वही उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये नीचे की तरफ खींचेगा मतलब mg sin थीटा, देखिए ये वाला तो वही रहेगा, mg sin थीटा कंपोनेंट ज्यादा है तभी तो नीचे आएगा ना, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ के बराबर, ठीक है। और यही एक मान लेते हैं फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एफ के बराबर, ठीक है। यहां पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस हो क्या रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, मतलब बॉडी अपने आप मूव करेगी, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वेट का, यही क्या करेगी, उस बॉडी को नीचे खींचेगी। कितना होगा ये हमने लिख दिया, बस ये हो गया जो होना था। यहाँ पर mg sin थीटा माइनस म्यू आर, आर को mg cos थीटा लिख दो, आर को हमने क्या लिख दिया mg cos थीटा। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से mg कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये क्या आ गया आपका f, ठीक है। हमको वर्क डन निकालना है, हेंस वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा ब्रैकेट इंटू s, ये आ गया भैया हम लोगों का आंसर, ठीक है। कुछ कठिन लग रहा है ना, कुछ नहीं भैया, एक जैसा सब कुछ है। यहां से एक छोटी लाइन और आगे बढ़ जाती है, कभी कभी पूछ लेंगे जब थीटा जो है एंगल रिपोज से ज्यादा है तो बताओ उस केस में जब बॉडी नीचे बढ़ेगी अपने आप तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सब घबरा जाते हैं, अरे यार कैसे होगा, कुछ नहीं यार, देखो यहीं से F इक्वल टू क्या होता है ma होता है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिर्फ ma यहां लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, m से m कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, लो भैया। यानी कि इस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन कितना आ गया वो पता हो गया, कितना वर्क डन होगा ये भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपने देखा कि मोस्टली 3 केस थे मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही थी बॉडी, एक इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जा रही थी, और जब नीचे आ रही थी तो मैंने 2 केस लगा दिए, एक बार थीटा लेस कर दिया एंगल ऑफ रिपोज से, एक बार इससे ज़्यादा कर दिया, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसानी से सब कुछ निकल के आ गया, मेन डेरिवेशन आपके यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। अब 2 छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने को रह गई हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग को ये देखना है कि क्या फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है या नुकसान है, वही हमको पढ़ना है। कौन सा, कि फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल फॉर अस और हार्मफुल फॉर अस। अब जरा आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तब तक हम भैया इसको साफ कर लें। देखो सोचिए सोचिए क्या हो सकता है, देखो फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी है। जी हाँ, फ्रिक्शन
तभी कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल, मतलब फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है। अब इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये आता है कि सो दैट, या हाउ विल यू एक्सप्लेन द नेसेसरी फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। जिसमें भैया आपको बस लिखना क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एडवांटेज तो भैया बहुत सारे हैं कि बिना फ्रिक्शन के हम बोल भी नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन के चल भी नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन के हम कोई भी चीज पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है, और इसके हार्मफुल भी हैं भाई। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे छोटे छोटे मशीन की पुर्जे हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हमको जब सड़क पे चलते हैं फ्रिक्शन कम हो जाता है, हमको चोट भी लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग लिख लोगे। अब एक जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा, तो ये इसमें जानेंगे आप लोग कि नेसेसरी एवल में अगर आता है तो ये एकेडमी में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो उसमें हम लोग लिखना पड़ता है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अब एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इट इज easier to pull a lawn roller than to push it, मतलब लॉन रोलर को खींचना आसान है धक्का देने के कंपैरिजन में। क्यों? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भैया ओरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसको बस हमको अभी दो फिगर बनाएंगे, दो फिगर के बेसिस पर ही पूरा एक्सप्लेन हो जाता है। देखो यहां पर हम पुल वाली कंडीशन बना देंगे, यहां पर पुश वाली कंडीशन बना देंगे। ठीक है, देखो भैया ये एक हो गया लॉन रोलर, ये हो गया जमीन जिस पे चलना है, ये हो गया लॉन रोलर बिल्कुल सेम टू सेम, ये हो गया जमीन। ठीक है, इसका जो वजन होगा भैया, वजन तो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा, इसका भी वजन नीचे की ओर वर्क करेगा। ठीक है, अब हम इसको खींच रहे हैं, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। हम जब खींच रहे होंगे तो क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगा रहे होंगे, मतलब हम इधर से इसको F फोर्स से खींच रहे होंगे। ये यहां से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा आपका F sin थीटा। ठीक है, जरा यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या, इसको हम धक्का दे रहे हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से धक्का दे रहे हैं ये फोर्स, तो इसका मतलब क्या है, इसको नीचे की ओर बढ़ा दीजिए F। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या था, थीटा ही तो था, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, तो हो जाएगा F cos थीटा और ये क्या हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर वेट नीचे की ओर वर्क कर रहा है और हमारे फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, तो नेट अगर देखा जाए तो यहां पर हमको वेट क्या फील होगा, ये नेट वेट, मतलब रियल के वेट से इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब रियल के वेट से कुछ कम वेट हो जाएगा। और यहां की बात करते हैं तो नेट वेट क्या हो जाएगा, mg में ये चीज और ऐड हो जा रही है। देखो दोनों की डायरेक्शन में है। ठीक है, बस आंसर आपका क्लियर हो गया। यहां पर जो उसका नया वेट है फोर्स लगाने के बाद, ये रियल वाले से कुछ कम हो गया, यहां पर जो नया है वो रियल वाले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो ताकत किस में ज्यादा लगेगी,
इसमें लगेगी ना क्योंकि वेट बढ़ गया, इसमें कम लगेगी क्यों? क्योंकि वेट कम हो गया। बस आंसर आ गया। इसीलिए खींचना आसान है धक्का देने के कंपैरिजन में, ठीक है? क्योंकि यहां पर आपका द्वारा लगाए गए एक फोर्स का कंपोनेंट उसके वेट को कम कर रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल में ही खींच रहा है, ठीक है? और जब उसको धक्का देते हैं तो एक तो हॉरिजॉन्टल में खींचता है, दूसरा क्या होता है उसके वेट में जुड़ के उसके वेट को बढ़ा दे रहा है। बस यही रीजन होता है कि उसको खींचना आसान है धक्का देने के कंपैरिजन में, ठीक है? तो भैया आज हम लोगों ने वर्क डन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमको नहीं लगता कोई आपको डाउट बचा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिए। अगर हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कंटेंट ऐसे ही अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, ये मेरे आपसे वादा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लोग साइकिल चलाते हैं। अब आपको स्टंट मारना सिखाएंगे नेक्स्ट वाले में कि कितने एंगल पे साइकिल को मोड़िए, बाइक को मोड़िए कि अब गिरोगे नहीं। लेकिन स्टंट मारना गलत है, रिस्क रहता है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, टॉपिक होगा वो भी। तो वैसे साथी भैया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।